शाम के 5 बज चुके हैं और आप जानते हैं वक्त हो चला है 5 की पड़ताल का। आज स्टूडियो से नहीं, सीधा ग्राउंड जीरो से 5 की पड़ताल, क्योंकि आज का टॉपिक भी ऐसा ही है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो कि मानती है, दुनिया जानती है, सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसे क्या एक 45 साल का युवा नौजवान लीड करने वाला है। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑफिशियली नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं नितिन नबीन। अब तक वर्किंग प्रेसिडेंट थे, अब फुल टाइम प्रेसिडेंट के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लगातार मैं सुन रहा था, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये एक जनरेशनल शिफ्ट भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, यहां से आगे क्या। और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की टीम हो, वो युवा सोच रही है, युवा सोच रखा है। और इसीलिए ये जो फैसला है नितिन नबीन के तौर पर, जिस बड़े चेहरे को आप लोग देख रहे हैं, आज दुनिया देख रही है उस बड़े चेहरे को, ये सिर्फ 5 साल 10 साल के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई ऑफिशियल्स बताते हैं कि ये दूर की कौड़ी है। भारतीय जनता पार्टी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जी, तमाम चेहरों ने इस बात को इंडिकेट हमेशा से किया है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लूप होल से बाहर की सोचती है। क्या ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक आने वाले दिनों के लिए, और जो बड़ी अग्नि परीक्षा बिल्कुल जो सामने नजर आ रही है। आप जानते हैं 2026 में ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, यहां से एक बड़ा फैक्टर ये भी कह रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठनात्मक तौर पर नवीन अध्याय है। ये रिपोर्ट आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। 45 साल के नितिन नबीन ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। अमित शाह और राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुए इस नामांकन के साथ ही ये साफ हो गया है कि अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान एक युवा कंधों पर होगी। कि चुनावी प्रक्रिया में ही कोई अध्यक्ष होगा, तो आज नामांकन का दौर है और नबीन जी के पक्ष में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रस्ताव किया है, बिहार ने भी किया है। और मुझे आज खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी 45 साल का है और उसके अध्यक्ष भी 45 साल के। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, सबसे बड़ा राजनीतिक दल दुनिया का भारतीय जनता पार्टी, और दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश भारत, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने 45 साल के युवा को भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया है। 5 बार के विधायक, छत्तीसगढ़, सिक्किम जैसे राज्यों के प्रभारी और जीत दर्ज करवाने वाले, युवा मोर्चा में हमारे साथ महामंत्री का शानदार काम करने वाले ऐसे भाई नितिन नबीन जी को अब पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया। ये भाजपा के लिए तो गर्व का विषय है ही, भारत के लिए भी है। जेन जी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा संदेश दिया है और भाजपा ने संदेश दिया। बीजेपी के इतिहास में सोमवार का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। बांकीपुर से लेकर दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग तक सिर्फ एक ही नाम की गूंज है, नितिन नबीन। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने एक ऐसी चाल चली है जिसने विरोधियों को हैरान कर दिया है। 45 साल के नितिन नबीन अब बीजेपी के सबसे युवा सारथी बनने जा रहे हैं। बिहार के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के माटी, बिहार के धरती के पुत्र, 45 वर्ष का एक युवा बनने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक नए जनरेशन को आने वाले समय के लिए स्थापित कर रही है। सूत्रों की माने तो नितिन नबीन की टीम 75 साल के फॉर्मूले से हटकर 55 साल वाले मिशन पर काम करेगी। विधानसभा चुनावों से पहले संगठन में बड़ा फेरबदल होगा, जिसमें अनुभवी दिग्गजों के साथ साथ युवाओं की फौज होगी। नितिन नबीन का चयन बताता है कि बीजेपी अब अगले 25 सालों की राजनीति की तैयारी कर रही है। नबीन न सिर्फ एक कायस्थ चेहरा है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। कायस्थ, ब्राह्मण और वैद्य समुदाय के भद्र लोग को बीजेपी पाले में खींचने की तैयारी में है। नितिन नबीन का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है।
कल यानी 20 जनवरी को आधिकारिक ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नवीन अध्याय क्या शुरू हो चुका है, इसी को लेकर एक जबरदस्त पैनल मेरे साथ तो जुड़ेगा ही। जल्दी से तारुफ आपके साथ करा देता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के अनुरुद्ध प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। नमस्ते अनुरुद्ध भाई, कैसे हैं आप? डॉक्टर राहुल यादव, प्रवक्ता कांग्रेस। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एहतेशामुल हक साहब, इस्तकबाल आपका सर, नेता है टीएमसी के, हमेशा जुड़ते हैं मेरे साथ। राजनीतिक विश्लेषक जाने माने, वन ऑफ माय फेवरेट्स, संजय राणा जी मुझे नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। संजय जी, आपको नमस्ते कर रहा हूं। इसके अलावा भारत एक्सप्रेस के मेरे सहयोगी महिमा कटारिया भी मुझे ज्वाइन कर रही है, उनसे भी मैं बात करूंगा। मेरे साथ कुछ देर में कोमल शर्मा जी भी जुड़ेंगी, उनसे भी संवाद करूंगा। शुरुआत इस पैनल की महिमा मैं आप ही के साथ कर लेता हूं। महिमा, प्लीज मुझे बता दीजिए, अब कई एक्सपर्ट्स को मैं देख रहा हूं, आप लगातार यहां पर चीजों को देख रही हैं, सुबह से आप यहीं पर मौजूद हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, जो हर एक्सपर्ट कह रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का लॉन्ग टर्म सोच है, ये जनरेशनल शिफ्ट है, हाउ डू यू सी दिस? बिल्कुल रोहित, सही कहा आपने। अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले एक स्ट्रैटेजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करती है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि राजनीति में कुर्सी नहीं, बल्कि कुर्सी पे लिया हुआ डिसीजन जो है वो इतिहास बनाता है। अब ये जो बॉल है वो नितिन नवीन के कोर्ट में जाती है। जिस तरीके से ये सिंबॉलिक नहीं है, स्ट्रैटेजिक है, ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर काफ़ी सोच विमर्श किया होगा। इतनी छोटी आयु के एक उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो लाजमी सी बात है कि कई ऐसी बातें हैं जिन पर सोच विचार किया गया होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि किस तरीके से एक कड़ी बन पाएंगे, क्योंकि वरिष्ठ लीडरशिप जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन की टीम में रहेगी, उनके जूनियर्स भी उनकी टीम में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एक कड़ी का काम जरूर करते दिखाई देंगे नितिन नवीन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है एक्सेप्टेंस, कि लोग कितना जल्दी, क्योंकि युवा हैं, किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये तो हम कह रहे हैं कि युवा फेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, लेकिन कितना एक्सेप्टेंस होगा इस पे ये भी देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। साथ ही साथ चुनौतियों की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको सुन रही थी 2026 का चुनाव, चाहे वो केरला का हो, तमिलनाडु का हो या पश्चिम बंगाल का हो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम नहीं लहराया है, तो इसमें नितिन नवीन क्या कुछ कर पाएंगे, ग्राउंड पर किस तरीके से काम कर पाएंगे, बूथ लेवल पर किस तरीके से काम कर पाएंगे। परिसीमन एक अलग मुद्दा हो गया, यानी 3 कोनों पे नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी को तैयार करना होगा। 2026 का इलेक्शन परिसीमन हो गया, क्योंकि परिसीमन 2026 के बाद लोकसभा सीटों का जो एक आंकड़ा है वो सब बदलता नजर आएगा। साथ ही साथ उत्तर में इसका फायदा जरूर होगा, लेकिन दक्षिण की अगर बात करें तो कई सवाल उठते नजर आएंगे। और आखिरी में अगर हम सोचें तो 33वीं जो आरक्षण है, महिला आरक्षण है, उस पर किस तरीके से काम होगा, किन नए चेहरों को लाया जाएगा, फिर उन चेहरों को एक्सेप्टेंस मिलती है या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये कांटों का ताज भी है। अगर वो इस युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते नजर आ रहे हैं तो कांटों का ताज है, क्योंकि कई ऐसे डिसीजंस जो बहुत डिफिकल्ट होंगे वो भी नितिन नवीन को लेने पड़ेंगे। रोहित, ऑब्वियसली बार बार हर कोई कह रहा है, हर युवा है, युवाएं, लेकिन संगठनात्मक तौर पर काम किया है भारतीय जनता पार्टी का संविधान उससे ज्यादा आप जानती होंगी महिमा, क्योंकि आप लगातार यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट करती हैं। उसमें यह है कि 15 साल से एक्टिव मेंबर होना चाहिए, 5 अलग अलग स्टेट से वो सेट आने चाहिए। सबसे पहले मुझे बताइए, अब हम ये मान ले महज औपचारिकता होगी, नितिन नवीन इज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जो कि कल ऐलान हो जाएगा? देखिए, कल ऐलान होना है, अभी प्रक्रिया जारी है। 2 से 4 बजे का वो समय था जब नॉमिनेशन होना था। 5 से 6 के बीच में नामांकन को वापस लेने का टाइम था, यानी अगर किसी ने अपोज किया होगा तो वो अपना नाम वापस भी ले सकता है। लेकिन अभी तक अगर सूत्रों की माने तो कोई ऐसा नाम सामने नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं पूर्णकालिक जो अध्यक्ष है वो नितिन नवीन बनते नजर आ रहे हैं। रोहित जी, ठीक है, आई कम बैक टू यू महिमा, प्लीज मेरे साथ बने रहिए। अनुरुद्ध भाई, मैं आपके पास आ गया। अनुरुद्ध भाई, हर कोई बात कर रहे हैं 45 साल का अध्यक्ष, सबसे बड़ी पार्टी देश की नहीं दुनिया की, और 45 साल के नितिन नवीन अब इसको लीड करेंगे। यकीन मानिए, सच बताइएगा दिल पे हाथ रख के, वाकई जनरेशनल शिफ्ट है या सिर्फ और सिर्फ वो जो मैसेजिंग वाली चीजें होती है वो चल रही हैं? रोहित भाई, एक तो मैं मतलब दिल से बड़ी खुशी हो रही है कि नितिन जी के साथ काम करने का, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में काम करने का मौका मिला था। तो उनका जो व्यवहार है वो बहुत सरल और सहज है। मतलब आप उनसे मिलिएगा तो सरलता और सहजता, जब वो कैबिनेट मंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा बने, छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने, तो उनके जैसा सरल और सहज व्यक्ति कि कभी भी आप समय मांगेंगे या समय मांगिए तो इजिली समय एक्सेप्ट हो जाता है। कुछ भी पूछना है, कुछ भी गाइडेंस लेना है तो थोड़ा इजिली एक्सेस फील होता है।
और जाहिर सी बात देखिए, अभी 49 ईयर की एज में अमित शाह जी, आदरणीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे 2014 में। तो बीजेपी में एक होता है कि लीडरशिप तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम अन्य पार्टी में है कि लीडरशिप जो होता है वो आंगन से उठ के आते हैं। हमारे यहाँ लीडरशिप तैयार किया जाता है, क्योंकि एक सीढ़ी आप देखिए, महिमा को पता होगा, कवर करती है वहाँ पे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते हैं हम लोग, फिर हम लोग युवा मोर्चा में काम करने जाते हैं। युवा मोर्चा में काम करते करते जो जिस लायक होता है मेन बॉडी में जाता है या अन्य मोर्चा में जाता है। एक हम लोगों का ऐसी सीढ़ी बनाई गई है कि आप ऐसे नहीं कि आप सडनली, आप अगर नितिन जी का देखा जाए, ठीक, तो कल वो अध्यक्ष तो डिक्लेयर होंगे, अभी तो नॉमिनेशन चल रहा है। तो युवा मोर्चा में राष्ट्रीय कार्य समिति आते हैं, फिर राष्ट्रीय महामंत्री बनते हैं, प्रदेश। अनुरूप भाई ये तो बता दीजिए, निर्विरोधी होंगे ना? निर्विरोधी तो चुने जाएंगे वो, कोई है सामने? अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। जाहिर सी बात है कि निर्विरोध ही चुने जाएंगे। लोगों की भाई एक संवैधानिक भाजपा भारतीय जनता पार्टी की संवैधानिक प्रक्रिया है। किसी को चुनाव लड़ना होगा 10 लोगों का सपोर्ट लेके आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो आम सहमति के साथ में होता है, ऐसा नहीं कि उसमें चिल्लपों चलता है। आपने देखा है कि पिछला भी चुनाव हुआ, ये भी चुनाव हुआ, और इतने बम्पर तरीके से दिखाया जा रहा है ये कि बात सही चुनाव बात हो कही रहा है, आप। लोगों को लग रहा है कि चुनाव हो रहा है। हाँ, नहीं ये बात आपने बिल्कुल सही की, और आपकी स्माइल जो है वो ज्यादा कुछ इंडिकेट कर रही है। मैं वापस आ रहा हूँ अनिरुद्ध भाई आपके पास। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी में युवा अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप को हम ग्रो करते हैं, नरिश करते हैं, नए नए टैलेंट को ढूंढते हैं, खोजते हैं। व्हाट्स हैपनिंग इन कांग्रेस, प्लीज मुझे बता दीजिए। अभी भी नेतृत्व का संकट है कि नहीं है? क्योंकि नैरेटिव यही जाता है, कोई नेतृत्व नहीं, कोई लीडरशिप नहीं, जस्ट वन फैमिली। देखिए, भाजपा राहुल के यादव, कांग्रेस। जो नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं, उनको मेरी तरफ से अग्रिम बधाई। बिना किसी चुनाव के वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। अच्छा। बन चुके हैं, बिना किसी चुनाव के उनके अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है कमोबेश। कल की तो इन्होंने कोई किसी तरीके का कोई मुहूर्त निकला होगा या जो भी है, इनको सिर्फ अनाउंस मात्र करना है। आज बहस किसी एक चेहरे की नहीं है। भाजपा की पूरी राजनीति जो है ये इस तरीके की है कि आरएसएस से बड़े सिर फुटवल के बाद भाजपा ने नया अध्यक्ष बिना निर्वाचन के नियुक्त किया है, बिना किसी चुनावी प्रक्रिया के अपनाए हुए ही। लेकिन आज जो है नितिन नवीन जी के सामने संकट पुराने हैं, और वही गहरे संकट हैं। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के शासन के बाद आज भाजपा जनता के सवालों से घिरी हुई है, गिरी हुई पार्टी बन चुकी है। जिस तरीके से इनका जो अध्यक्ष का नियुक्त किया जाना है, ये सारी चीजें जिस तरीके से, जैसे जेपी नड्डा साहब साबित हुए इनके अध्यक्ष, कमोबेश नितिन नवीन जी भी, अगर मैं उम्मीद करता हूँ वही साबित होंगे। उनको धक्का मार के अमित शाह जी साइड कर देंगे, किनारे कर दिए जाएंगे। कोई अध्यक्ष की कोई डेकोरम, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा। जिस तरीके से, और युवा अध्यक्ष की आप भाजपा के प्रवक्ता ने अभी बात करी, हमारे पास 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब 35 साल की उम्र में हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो युवा की बात तब सफल होगी जब जैन जी की बात की जाएगी। क्या नितिन नवीन जी इस तरीके के मुद्दों की बात रखेंगे? आज इनका संगठन जो है, संगठन लगातार कमजोर हो रहा है, कार्यकर्ता इनका हताश हो चुका है। आज सरकार का नाम जो आरएसएस राहुल भाई आपने अभी बोला कि जैसे जेपी नड्डा साहब साबित हुए वैसे ही नितिन नवीन साबित हो सकते हैं। तो जेपी नड्डा का जो पूरा आप टेन्योर देख लीजिए, वो तो बहुत सक्सेसफुल प्रेसिडेंट है, नहीं है? अरे साहब, कहाँ सक्सेसफुल केंद्र में लिया है, इतने सारे स्टेट्स में लिया है, नहीं है? नहीं, वो ज्ञानेश कुमार जी की करामात है, उसको छोड़िए, वो विषय से इतर हो जाएगा, तो मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। जिस तरीके से, क्या आपने नहीं देखा कि जेपी नड्डा साहब को अमित शाह साहब किस तरीके से धक्का मार के किनारे कर देते हैं? ये हमने और आपने, पूरे देश ने देख रखा है ये सारा। तो ये जो है, इनका लगातार संगठन कमजोर हो रहा है। जिस तरीके की सिर फुटवल के बाद इन्होंने करीब 2 साल के बाद जो अपने अध्यक्ष नियुक्त किया है, अरे भाई इनको नियुक्ति करना था तो ये तो 2 साल पहले भी कर सकते थे। इनके यहाँ कोई चुनावी प्रक्रिया तो कोई है नहीं। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर खड़गे साहब चुने हुए अध्यक्ष हैं, एक दलित अध्यक्ष हैं हमारे पास। तो जो है भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी आज उसका संगठन है। कई राज्यों में इनके जिला और बहुत सारी इसके सामने चुनौतियां हैं नितिन नवीन जी के पास में। कई राज्यों में जिला और मंडल इकाइयों के पद महीनों और सालों से इनके पास खाली हैं। बूथ स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं की आज इनके पास मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। एक तो क्या है, मैं आउटडोर हूं जो है दिल्ली से राहुल भाई, एक तो मैं आउटडोर हूं, ऐसा नहीं है कि मेरे सामने बहुत बड़ी स्क्रीन हो, लेकिन अगर मैं सिर्फ आपकी बातों को सुना ना तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बीजेपी प्रवक्ता से ही बात कर रहा हूं। आप बीजेपी के बारे में इतनी डिटेल्स के साथ बात कर रहे
है आप कांग्रेस के प्रवक्ता, हुई बात थी कांग्रेस की लीडरशिप के ऊपर, उस पर आपने बात नहीं की। मैं कह रहा हूं आप बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, यही इसी चीज का फायदा तो नहीं उठा रहे अनिरुद्ध भाई की आते हैं कांग्रेस वाले, एडवाइस दे देते हैं, उनका फायदा हो जाता है और कांग्रेस में जीरो, नील बटा सन्नाटा। आई कम बैक टू यू सर। एहतेशामुल हक साहब, आप बताइए, क्योंकि अब नितिन नबीन जी, अब देखिए निर्विरोधी चुनना है, अनिरुद्ध भाई कह ही रहे हैं, लेकिन कल का हम फिर भी इंतजार करते हैं, कोई और नॉमिनेशन तो उनके सामने फाइल हुआ नहीं। लेकिन हक साहब आप मुझे बताइए, क्योंकि सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट तो बंगाल ही है, नहीं, यू फाइंड हिम चैलेंजिंग और नॉट? यस, सबसे पहले रोहित अब साहब- पोखरियाल जी नमस्कार, और जितने पैनलिस्ट बैठे हुए सभी को मेरी ओर से नमस्कार। नमस्ते सर। और नमस्ते। एग्रीम मतलब मैं उनको एडवांस मुबारकबाद दे दूंगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है, वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट पार्टी के सभापति होने जा रहे हैं, बिहार के लाल है वो, तो बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले उनको मैं अपनी ओर से बधाई दूंगा, जो इतना बड़ा जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में उन्हें मिल रहा है। और रहा ये कल वो शपथ लेंगे, ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, ये युवा हैं और ये इनके कांधे के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा समझ लिए कि जिम्मेदारी आयद किया जा रहा है, तो ये ठीक है, वो किस हिसाब से निभाएंगे, किस हिसाब से नहीं निभाएंगे, ये उनकी बात है। लेकिन एज ए मतलब ह्यूमन बीइंग, एज ए पॉलिटिकल पर्सन के हिसाब से हम उन्हें एडवांस मुबारकबाद देंगे कल जो वो देश के समझ लिए वो अध्यक्ष होंगे भारतीय जनता पार्टी के। अब रहा, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में अभी सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल है। पोखरियाल जी, जो 2026 का उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जो हम लोगों से समझ लिए हमारे से टकराना होगा, हमारी पार्टी से टकराना होगा, हमारी सरकार से टकराना होगा। क्या बात है। पश्चिम बंगाल में इन्होंने बहुत दिनों से कोशिश की, 2021 में इस तरह से नैरेटिव तैयार किया कि पूरा पश्चिम बंगाल के लोग समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। लेकिन यहाँ की सेकुलर जनता भारतीय जनता पार्टी को मुखी खानी पड़ी और 70 सीट ला करके ये स्टेक कर दिया, उनको रोक दिया गया। उनकी कहना था कि अब की बार 200 के पार, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए बहुत एड़ी चोड़ी का ताकत लगा करके, यहाँ तक के जितने भी एजेंसीज, हक साहब ने चैलेंज कर दिया, हक साहब ने चैलेंज कर दिया है कि सबसे बड़ा चैलेंज अगर नितिन नबीन जी के सामने कुछ है तो 2026 में बंगाल का चुनाव ही है। इससे पहले भी ये कहा, लेकिन चट्टान की तरह खड़ी है दीदी और बंगाल की सेक्युलर जनता, सेक्युलर पे फोकस रहे हमारे हक साहब। मैं जल्दी से संजय जी आपके पास आऊं, लेकिन मेरे को ये जानकारी मिली है, मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा, मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं। संजय जी प्लीज गिव मी 2 मिनट्स, उसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, संजय दा आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन कोमल जी प्लीज आप मुझे बताइए, आप लगातार भारतीय जनता पार्टी को कवर कर रही हैं, निर्विरोध ही है अब तक, ऐसी कोई जानकारी तो है नहीं ना किसी और ने फाइल किया हो, निर्विरोध चुना जाना बिल्कुल तय है नितिन नबीन जी का? पहली बात ये है कि बीजेपी ऑफिस का अगर आप हेडक्वार्टर का माहौल देखेंगे तो ये आपको साफ पता चल जाएगा, क्योंकि वहां पर अब ठीक है, मैं आ रहा हूँ कोमल जी, आई कम बैक टू यू। राणा सर आप मुझे बता दीजिए, राणा दा सबसे पहले तो मुझे एक बात बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए, जेंजीज भी आपको देख रहे होंगे। राणा दा, राणा जी मुझे बताइए, ये वाकई जनरेशन शिफ्ट है या सिर्फ और सिर्फ मैसेजिंग, जिसका माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मैसेजिंग में बिल्कुल अव्वल दर्जे पर है, कोई सानी नहीं है? और बातों बातों में मुझे प्लीज ये भी बता दीजिए, जो कांग्रेस राहुल यादव साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में देखिए तो निर्विरोध हो रहा है, कोई है ही नहीं सामने, ऐसे ही करना था तो 4 साल 5 साल क्यों इसको आगे खींचा? भारतीय जनता पार्टी कह रही है दिस इज डिसिप्लिन, कांग्रेस क्या कह रही है आप जानते हैं? रोहित भाई गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए ऐसा है कि 45 साल की पार्टी और 45 साल का उसका अध्यक्ष होने वाला है, तो देखिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 17 करोड़ उसके कार्यकर्ता, और उसका अध्यक्ष बनना बिल्कुल एक गर्व की बात है, नो डाउट। महिमा की बातों से मैं एग्री हूं कि ताज हमेशा कांटों का ही होता है, किसी का भी ताज कभी मखमल का नहीं होता है। मखमल के ताज के लिए आपको किसी गांधी परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। देखिए बात जब हो रही थी जेनजी की, देखिए जेनजी से बिल्कुल एक युवा, एक उम्मीद है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पद पे बैठ सकता है। 45 साल की उम्र क्या है? जब भी अपनी राजनीतिक छवि स्टार्ट की थी 2005 में, इनकी उम्र क्या होगी? आप सोचिए कि 2020 में मंत्री बनते हैं और पिछले 5 साल में जिस तरह से जो समीकरण छत्तीसगढ़ के थे, जो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई पार्टी नजर आ रही थी, उसको पार्टी को विजयश्री दिलाने वाला व्यक्ति है, तो उसके अंदर सौम्यता है, उसके अंदर गंभीरता है, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, और उसके अंदर ऐसी काबिलियत है कि वहां पे पहुंच सके। ऐसी कौन सी पार्टी है जो 45 साल के परिवारवादी पार्टी की बात
नहीं कर रहा हूं मैं, जो 45 साल की उम्र में अपने बल पे, अपनी कुवत पे, अपनी योग्यता से उस पद पे हासिल कर ले। हम अभी यादव जी को सुन रहे थे, अरे इनकी पार्टी का अध्यक्ष 83 साल के हैं, बस एक कदम आगे है, बस एक कदम, जिंदगी पता नहीं कहाँ चली जाएगी। अब वो बातें कर रहा है, प्रश्न उठा रहा है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। पहले डेमोक्रेसी की बात कौन कर रहा है? वो व्यक्ति बात कर रहा है जो अपने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं समझता था, उसके सामने अपने जितने भी पेपर होते थे, मैं एफिडेविट नहीं बोलूंगा, फाड़ के फेंक देता था। वो डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। उनके अध्यक्ष खड़े हो जाते हैं जब राहुल गांधी साहब आते हैं, वो डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। सोनिया गांधी जब रहती थी प्रधानमंत्री अपनी सीट देते थे, वो डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। देखिए, परिवारवादियों को, परिवारवाद के नेतृत्व करने वालों को ये समझ में आएगा डेमोक्रेसी क्या होता है। आप संजय साहब, अगर वो कह रहे हैं ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चूज किया गया, तो उनके सामने थे ना शशि थरूर साहब, थे ना वहां पर, फेयर एंड फाइट हुई ना, वहां पे इलेक्शन हुए ना। वो कह रहे हैं कि यहाँ तो देखिए ऊपर से ऑर्डर आ गया, हालांकि बीजेपी कह रही है दिस इज डिसिप्लिन और यही उनका यूएसपी है। देखिए, सिंपल सी बात है, ये निर्णय सब कार्यकर्ताओं का, प्रदेश अध्यक्ष का, संगठन का, मंत्रियों का, शीर्ष नेतृत्व का, इवन दो आरएसएस का, सबका समय में बना करके लिया गया होगा। ओबियसली इनके पार्टी का आंतरिक मैटर है, किसी को बनाते, लेकिन ये बनाने के लिए भी वोटिंग प्रक्रिया है कि नहीं है? आप किसी को नाम मेरा डाल दीजिए, कल को नाम डालने से क्या होता है? हमें पता कौन जीतने वाला है। क्या शशि थरूर साहब जीतने वाले थे? नहीं जानना। अगर योग्यता की बात करें रोहित भाई, शशि थरूर से ज्यादा योग्य व्यक्ति कांग्रेस में नहीं है, लेकिन बेचारे नहीं बन सकते क्योंकि वो सत्य बोल देते हैं। सत्य बोलने वालों की बिल्कुल जगह नहीं है कांग्रेस में। आपको चाटुकार बनना पड़ेगा, दंडवत करने वाला नहीं पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सष्टांग करने वाला व्यक्ति होगा, चढ़ो पादुका जो उठा रहा होगा, वही कांग्रेस में बन सकता है और वही समाजवादी में पार्टी में बन सकता है। देखिए, हमेशा हमेशा तारीफ करनी, जो अच्छाइयां है उसकी तारीफ कीजिए, जो बुराइयां उस पर बुराई कीजिए। हमें टीएमसी के नेताजी की बात बड़ी अच्छी लगी, उनका स्वागत किया, बोला कि सबसे बड़ा चैलेंज बंगाल, नो डाउट इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बंगाल होगा, और उस पर कितने खरे उतरते हैं अनिरुद्ध भाई, आपके पास यार कुछ बोले थे। ठीक है अनिरुद्ध भाई, अभी राहुल भाई भी बोल रहे थे ना कि ये डिसिप्लिन ही है ना, भारतीय जनता पार्टी की ताकत, उसकी यूएसबी उसका डिसिप्लिन ही है ना, कि ऊपर से बातें जो निकल कर आई बिल्कुल वही चीजें निकल रही हैं, धरातल पर उतर रही हैं, यही है ना, डिसिप्लिन ही है ना। वो बार बार तानाशाही कह रहे हैं कांग्रेस वाले। नहीं, देखिए रोहित भाई, कांग्रेस से क्या समझना है कि जो पार्टी अंग्रेजों की बनाई हुई 1885 की है, आज हमारी पार्टी 45 साल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, और जो पार्टी 1885 तो हो सकता है 140 साल वाला कोई इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक बात, दूसरी, संजय जी ने एक उदाहरण दिया, मैं उसी उदाहरण को एक्सटेंड करना चाहूंगा। ये टैलेंट की बात करते हैं कांग्रेस के हमारे मित्र, एक बार बघेल जी से छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा पूछ लेंगे कि आदरणीय नितिन नवीन जी का क्या टैलेंट है। 3/4 बहुमत के साथ जीते हुए थे कांग्रेस वहां पे बघेल जी, लेकिन उसके बाद क्या बुरा हाल हुआ, क्योंकि उनके कुकर्मों की सारी फाइल खुल गई। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, तो आप देखिए कि क्या हालत उनका होगा, क्योंकि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है छत्तीसगढ़ का उनका। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय राजनीति में ये चीजें अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे छोटा से छोटा कार्यकर्ता उत्साहित होता और उम्मीद रख लेता है कि हमें कहीं न कहीं जनता की सेवा करने के लिए मौका मिलेगा। बाकी पार्टियों के अंदर कैडर की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप एक शीर्ष नेतृत्व का चापलूसी करते, परिवार की बात कर रहा हूं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव, कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, तब तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप ट्रस्ट में, आप प्रवक्ता तक नहीं बन सकते किसी पार्टी के अंदर, अगर आप इन लोगों का चापलूसी मत करिए तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर केवल टैलेंट बेस पे आगे बढ़ाया जाता है, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे पन्ना प्रमुख हो। और दूसरी बात, कांग्रेस कह रहा, अरे कांग्रेस का बंगाल के अंदर पूछे न भाई, SIR हो रहा था, इनके कितने बूथ लेवल एजेंट थे? शायद वहां पे 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट की आवश्यकता थी, और कांग्रेस के जो बूथ लेवल एजेंट है, जो आंकड़ा दिया है, वो 5000 या 10,000 है, जहां पे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का परचम लहराया करता था 1950-60 के दशक में। परफेक्ट, ठीक है अनिरुद्ध भाई, तुरंत आ रहा हूं आपके पास, राहुल भाई आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब आदित्य पूरी तरीके से तैयार है। आदित्य, प्लीज आप मुझे बता दीजिए, जो रिफॉर्म्स की भी बातें हम कर रहे हैं, 45 साल की पार्टी, 45 साल का उनका युवा चेहरा, कल ऑफिशियल हो जाएंगी ये सारी चीजें, ये कितना अपीलिंग लग रहा है आपको? क्योंकि हर कोई जेंजीज की बात कर रहा है, युवाओं की बात कर रहा है, कितना अपीलिंग है?
देखिए रोहित, जो निर्णय ये लिया गया है 45 साल की पार्टी और 45 साल का युवा चेहरा जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तय बात है कि युवाओं को आगे बढ़ाने की बात भाजपा करेगी और करती भी आ रही है। प्रधानमंत्री किसी भी मंच से हमेशा ये संबोधन करते रहे, चाहे विदेश में हो चाहे देश में हो, कि सबसे ज्यादा युवा शक्ति अगर विश्व में किसी देश के पास है तो वो भारत के पास है। तय बात है, ये वोटर भी बहुत ज्यादा है, तो उन वोटरों को लुभाने के लिए भाजपा ने एक बड़ा दांव चला है। इसी साल अगर हम बात करें तो 4 प्रदेशों में, और अगर 2027 की हम बात करें तो यूपी, पंजाब सहित तमाम बड़े प्रदेशों में चुनाव है, और उसके बाद लोकसभा चुनाव होगा 2029 में। इन सबको निगाह में रखते हुए, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया, और तय बात है कि भाजपा के पास जितने अनुभवी चेहरे हैं वो भी नितिन नवीन के साथ उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनको लगातार गाइड करेंगे। भले ही जेपी नड्डा यहाँ पर अध्यक्ष रहे हों इन 6 सालों में, लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह सुपरविजन करते रहे और भाजपा के तमाम शीर्ष नेता सुपरविजन करते रहे। भाजपा 2013 के बाद से बदल गई है। अब भाजपा 24 घंटे 365 दिन चुनाव की तैयारी करती है। कहीं भी चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी अभी शुरू हो गई है, जबकि चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में। बाकी पार्टियां वहां सक्रिय है, लेकिन भाजपा उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, पंजाब में सक्रिय है। तो ये जो उसका तरीका है, ये सबसे डिफरेंट है, और सबको इसीलिए वो हरा रहे हैं और जीत करके लगातार सत्ता में आ रहे हैं। जी ठीक है, कोमल जी भी हैं, कोमल जी भी हमारे साथ है। कोमल जी, जल्दी से आप भी मुझे बता दीजिए, 45 साल की पार्टी, 45 साल का युवा चेहरा, और रिफॉर्म्स के मामले में युवा पार्टी के युवा सोच, युवा चेहरा कांग्रेस से बहुत आगे नजर आती है। नहीं, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। देखिए रोहित, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये एक और शुरुआत हो रही है बीजेपी में नितिन नवीन के जरिए। अभी सिर्फ युवा चेहरे के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को नहीं मिल रहा है, बल्कि इसके बाद कई और भी बदलाव देखे जाएंगे। पार्टी संगठन में बदलाव देखे जाएंगे आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, और इसके बाद सरकार में भी राष्ट्रीय स्तर पर कई बदलाव देखे जाएंगे, कई नए चेहरे जुड़ेंगे, कई चेहरों को निकाला जाएगा। तो ये यहाँ से एक शुरुआत है, और नितिन नवीन के ऊपर जो है वो बहुत जिम्मेदारियां हैं। लेकिन खास बात यह है कि नितिन नवीन इसमें अकेले नहीं है इन जिम्मेदारियों में, क्योंकि उनका साथ देने के लिए एक बहुत ही अनुभवी और सफल चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, साथ में गृह मंत्री अमित शाह का। ऐसे ये चेहरे हैं, ऐसे ही अनुभव है। आगे जितनी भी जिम्मेदारी है 2029 की बात करते हैं, वहां तक की दूरदर्शिता लेकर के पार्टी चल रही है। और जिस तरीके से अभी आने वाले वक्त में चुनाव है 2026 में, 2027 में पश्चिम बंगाल की चुनौती है, तो इसमें नितिन नवीन ने जिस तरीके से अपने पूरे कार्यकाल में काम किया है पार्टी में, संगठन में, अलग अलग पदों पर रह करके, तो ये दिखाते हैं कि नितिन नवीन जो है वो एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में से जुड़े रहे, और अब अध्यक्ष के तौर पर वो एक सफल अध्यक्ष साबित हो सकते हैं। हालांकि ये है कि चुनौतियां उनके साथ सामने बहुत है, लेकिन वहीं कांग्रेस जो है अब, या विपक्ष और विपक्षी पार्टियां जो है, उनको वो क्या संदेश दे रही हैं अपनी तरफ से। जिस तरीके से बीजेपी ने संदेश दिया है युवा चेहरे को ला करके, या सिर्फ युवा चेहरा ही नहीं, एक काम करने में ईमानदार पार्टी के लिए कर्मठ, तो अनुभव भी है, 5 बार के एमएलए हैं, लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। बिहार में 2/3 से ज्यादा 203 सीट्स लेकर आए। बहुत सारी चीजें इस पर तो मंथन चिंतन हो रहा है। जल्दी से महिमा के पास में हो, तो महिमा प्लीज आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, जो बात अभी हर कोई कह रहा है 26 बिल्कुल सामने है, फिर सब कह रहे हैं 27 भी है, फिर कह रहे हैं 29 की भी तैयारी है, लेकिन आप लगातार, कोमल जी, आदित्य जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरों को देख ही रहे हैं, कवर कर ही रहे हैं। ये सिर्फ 29 तक ही है कि 47 तक की भी सोच है पूरी? बिल्कुल, देखिए ये तो लाजमी सी बात हो गई कि अगर हम 26 की बात करते हैं तो जिस तरीके से मैंने इस बात की शुरुआत की थी, रोहित, कुर्सी, राजनीति में कुर्सी विषय नहीं होता, या कुर्सी डिसाइड नहीं करती कि क्या होगा इतिहास, लेकिन कुर्सी पर लिया गया वो डिसीजन इतिहास रचता है। अब देखना ये होगा, क्योंकि 2026 की हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल को ना देखते हुए अगर हम तमिलनाडु को देखें, केरला को देखें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम नहीं ला रहा है, तो लाजमी सी बात है कि नितिन नवीन के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। अगर हम दूसरी बात करते हैं परिसीमन की, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, जिसकी बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं, तो इसमें किस तरीके से पार्टी की सोच को देश की सोच के साथ, और साथ ही साथ पार्टी के, यानी अगर हम करते हैं संगठन और जितना भी संगठन का मैसेज है उसको एक ही लाइन में किस तरीके से पहुंचाना है, तभी जाके 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हम कर पाएंगे। तो तमाम ऐसी चुनौतियां हैं। हालांकि हाँ, आपने जब 2029 की बात की तो ये खाली एक रोड मैप
तैयार करना नहीं होगा नितिन नबीन के लिए। एक पूरी स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी के लिए नितिन नबीन को डिसाइड करनी पड़ेगी 2029 के लिए, क्योंकि ये फिर से मैं कहूंगी ये सिंबॉलिक नहीं है, एक बहुत सोची समझी यानी स्ट्रैटेजाइज करके नितिन नबीन को अध्यक्ष के तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी बिठाएगी। रोहित, परफेक्ट। राहुल यादव, जल्दी से मैं आपके पास आ गया। डॉक्टर राहुल यादव, प्लीज आप मुझे बताइए, हर कोई जानता है, हर कोई इस बात को मानता भी है, भारतीय जनता पार्टी भी मान रही होगी कहीं ना कहीं अंदर खाने की कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, ये फैक्ट है। लेकिन उस पुरानी पार्टी में जिस तरीके के फास्ट रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, जनरेशन टू जनरेशन जो कनेक्ट होना चाहिए था, डोंट यू बिलीव कि उसमें बहुत बड़ा कट ऑफ आया है? देखिए, जिस तरीके से अभी आपके पैनल में जो भाजपा के अभी एक प्रवक्ता थे, शायद वो छुपे हुए प्रवक्ता थे, उन्होंने बार बार परिवारवाद की लेकर बात करी। मैं परिवारवाद अगर भाजपा का गिनाऊंगा तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है। नवीन अब वो आप देखिएगा जिस तरीके से आपने परिवारवाद की बात करी, तो क्या नवीन किशोर इनके पिता कौन थे? नवीन किशोर जो थे वो कौन थे? आज भाजपा जो है, भाजपा एक व्यक्ति आधारित पार्टी हो गई, एक व्यक्ति केंद्र पार्टी बन चुका है। लेकिन भाजपा जनता में सामूहिक नेतृत्व लगभग इनका खत्म हो चुका है, फैसले कुछ लोगों तक ही सीमित हो गए। असहमति और देशद्रोह जैसा ट्रीटमेंट इनके द्वारा दिया जाता है। अगर असहमति इनकी पार्टी के अंदर भी होती है तो जिस तरीके से इनके अनुभवी नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाला गया, और हमारे यहाँ परिवारवाद की बात करते हैं। खड़गे साहब कौन से परिवार से आते? एक चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे। भाजपा जो है, भाजपा पार्टी अब संगठन नहीं है, ये सरकार का प्रचार विभाग बन गया है। नितिन नवीन के सामने आज जिस तरीके से बड़ी चुनौतियां हैं, क्या वो मोदी की परछाई से बाहर निकल पाएंगे या बाहर निकलकर पार्टी चला पाएंगे, जो भाजपा के मौजूदा ढांचे में बेहद कठिन है। देखिए, भाजपा का जो सामाजिक आधार लगातार जिस तरीके से सिमटता जा रहा है, ना हर पार्टी में होता ही है ना। आपकी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है, कोई उनकी इमेज से ज्यादा बड़ा हो सकता है क्या? उनसे बाहर निकल सकता है? नहीं, खुद खड़गे जी उनकी बातों को कट डाउन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कुछ चीजें प्रैक्टिकल भी होती हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, हमारे पार्टी के दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चुने हुए अध्यक्ष है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा पावरफुल कमेटी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है। हमारे यहाँ सामूहिक फैसले होते हैं, किसी व्यक्ति आधारित फैसले नहीं होते। क्या नितिन नबीन साहब जो है, जो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, कोई चुनावी प्रक्रिया हुई है क्या इनके यहाँ? हमारे यहाँ तो वोट डले थे। खड़गे साहब 7,897 करीब उन्होंने वोट पाए थे, थरूर साहब ने 1,000 कुछ वोट पाए थे। तो इनके यहाँ कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति ने नाम दे दिया, जो उसका चहेता है, जो उसका पसंदीदा है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हो जाएगा। ऐसे बनाते रहिए, और वो भी करीब 2.5 साल बाद। बट इट्स गिविंग रिजल्ट ना। इनके यहाँ डॉक्टर राहुल जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कह रहा हूँ कि आप जो सारी बातें बोल रहे हैं ठीक है, वो उनके लूपहोल्स होंगे, लेकिन दे ऑल आर गिविंग देम पॉजिटिव रिजल्ट। सरकार पे सरकार बना रहे हैं, राज्य पे राज्य जीते जा रहे हैं। अभी बीएमसी में शानदार प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे असम, वहां से भी उन्होंने बीएमसी का जिक्र किया। हर जगह तो वही चल रहा है ना। देखिए उनके लिए काम कर रहे हैं वो सारी चीजें, करेंगे तो आप सिर्फ उनके लूपहोल्स गिना रहे। देखिए, जिस तरीके से आपने बीएमसी की बात करी, विषय डाइवर्ट हो जाएगा, नहीं तो मैं इनकी एसआईआर की पूरी पोल खोल के रख दूंगा। नहीं, देखिए, जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार, आप मुझे अपनी बात रखने दे। देखिए, जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार पार्टी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये सारा देश देख रहा है, जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार पार्टी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें देश के सामने है। अभी नितिन नवीन जी अध्यक्ष नियुक्त हो रहे हैं, हो चुके हैं, क्योंकि दूसरा तो कोई फॉर्म इनके पास चुनावी प्रक्रिया तो है नहीं। तो अब मैं तो उनको आज ही से राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लेता हूं। कल की इनकी क्या फॉर्मेलिटी है वो तो ये भाजपा के लोग ही बता पाएंगे। नितिन नवीन के सामने आज बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्या वे सबको साथ लेकर चल पाएंगे, या पार्टी वही पुरानी राजनीति करेगी, ध्रुवीकरण, डर और नफरत? क्या जेनजी, जिस तरीके से जेनजी यू आर माय रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, आप जब बोल रहे हैं मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो बीजेपी देखे ना। आई एम टॉकिंग अबाउट कांग्रेस। अरे नहीं तो कांग्रेस क्या करे, वहां जाके चुनावी प्रक्रिया फॉलो करवाए? भाई इन्होंने जिसको नियुक्त किया नियुक्त है। हमारी तो कांग्रेस कुछ तो करेगी। आपको राहुल गांधी इज आल्सो माय रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ ओपोजिशन। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, यही एक राग पकड़ा हुआ है ना। आगे क्या करने वाले? सिर्फ बोल के तो आपका फायदा हो नहीं रहा। अगर फायदा ही हो रहा होता तो हरियाणा में हो जाता, दिल्ली में हो जाता, बिहार में हो जाता। नहीं, आपने इसको राग बोला ना, एसआईआर को, जो वोट चोरी को आप राग बोल रहे हैं कांग्रेस का,
क्या आपने नहीं देखा बिहार चुनाव के आचार संहिता के दौरान 10,000 रुपए दिए गए महिलाओं के खाते में? आपने सवाल आप उसको राग बोल रहे हैं। ये देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, ये लोकतंत्र की बात है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप इसको वोट चोरी का राग बोल ज्वलंत मुद्दे तो हैं, शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं पोखरियाल साहब। तो मैं कह रहा हूं ये मेरा काम थोड़ी है। आप मेरे शो में अनसेंसर्ड बोल रहे हैं ना, यही तो कर सकता हूं मैं। आई एम नॉट फिल्टरिंग यू, मैं यही तो कर सकता हूं। लेकिन राहुल गांधी जी जो मेरे रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन है, प्लीज लिसन टू मी, जो मेरे रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं कह रहा हूं वोट चोरी को आपने कब सीरियसली लिया? एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बॉम्ब फूटेंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब फूटेंगे। हाइड्रोजन बॉम्ब फूटना ये अच्छे शब्द थे क्या? ये भारी शब्द थे क्या? नहीं थे ना। लेकिन मैं कह रहा हूं उसके बाद क्या? अब कांग्रेस की लड़ाई क्या? नहीं, कांग्रेस लगातार सड़कों पे एसआईआर को मुद्दे को लेकर है। जिस तरीके से मनरेगा का इन्होंने नाम बदला, महात्मा गांधी के नाम से जो इनको नफरत है, ये पूरा हमारा एक कार्यक्रम है। हम लगातार देश की जनता के सामने जा रहे हैं। बशर्त है कि हम ज्ञानेश कुमार का विश्वास नहीं जीत पा रहे। कांग्रेस अग्रेसिव अंदाज में नजर आई, लेकिन ईसी को लेकर हमने नहीं देखा, वोट चोरी को लेकर वो अग्रेशन नजर नहीं आया। संजय राणा जी, मैं तुरंत आ जाऊंगा राहुल जी आपके पास। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी प्लीज मुझे बता दीजिए क्या क्यों नजर नहीं आया? हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, बशर्त है कि मीडिया के कैमरे भी उन सवालों तक पहुंचे। अनिरुद्ध भाई मेरे साथ है, हक साहब मेरे साथ है। हक साहब हर कोई बात कर रहा है इस फैक्टर पे कि एक बड़ा कायस्थ चेहरा, ये तीसरे कायस्थ चेहरे, बहुत टाइम बाद एक बड़ा कायस्थ चेहरा भारतीय जनता पार्टी इज प्रेजेंटिंग। तो आप मुझे बता दीजिए, कायस्थ वोट्स तो बंगाल में भी बहुत है। आपके चैनल के माध्यम से उनको एडवांस मुबारकबाद दे दिया हूं, इसलिए कि ये सबसे बड़ा डेकोरम होता है। कोई भी यही पार्टी की कोई भी पद मिलती है तो सम्मान करना चाहिए। हम उनकी पद की सम्मान करते हैं, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा चुनौती समझ लिए पश्चिम बंगाल है, जो हम लोगों की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। उससे इनको पहला फेस करना होगा। जो कुछ ही महीनों के बाद में इलेक्शन होने जा रहा है, तो इनकी जो भी कारनामे, इनकी जो भी कारकर्दगी या इनके जो भी समझ लिए कि प्रीवियस रिकॉर्ड रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में हम समझते हैं कि बीट हो जाएगा, रिकॉर्ड टूट जाएगा इनका। और हम लोग जो है कमर बांध कर करके हमारे जितने भी समझ लिए कि ग्राउंड लेवल के हमारे वोटर हैं, जो हम सब के नेत्री ममता बनर्जी का साथ देते हैं, उनके यहाँ कहीं न कहीं उनका रिकॉर्ड को बीट हो जाएगा, रिकॉर्ड तोड़ देना पड़ेगा, यहाँ हार का सामना करना पड़ेगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जब से गठन हुआ पोखरियाल जी, तब से आज तक 12 अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जिसमें कोई बहुत से ऐसे नेता हैं जो डबल फेस में वो अध्यक्ष तक के 2 टर्म्स किए हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी पार्टी जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, डे 1 से आज तक 28 साल कंप्लीट हो गया। हमारे जो अध्यक्ष है पार्टी के, एक ही पार्टी के अध्यक्ष थे और आज तक वही है, जिनका नाम श्री सुब्रतो बक्सी है। ये बहुत बड़ा खुशी की बात है कि मैं उस पार्टी का सेनापति हूँ, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं उस पार्टी के लिए काम करता हूँ। तो आज तक जिस दिन से 98 से हमारी पार्टी का गठन हुआ है और आज तक टिल नाउ 28 साल कंप्लीट होने के बाद 29वां साल तक उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के क़यादत में, उन्हीं के सदारत में हमारी तृणमूल कांग्रेस जो है डे पर डे इंक्रीज कर रही है। ये भारत का ही नहीं, ये पृथ्वी में जितनी भी पार्टियां हैं, कैसे इंक्रीज कर रही है, हक साहब कैसे इंक्रीज कर रही है? भारतीय जनता पार्टी सेइंग फ्रॉम 21 to 24 हमारा वोट प्रतिशत बढ़कर 38% को क्रॉस कर चुका है। कहां से बढ़ रही है? लेकिन वो अलग बात है, लेकिन ये अलग बात है। अध्यक्ष के तौर पर हमारे एक तृणमूल के लिए एक ही नेता काम कर रहे हैं, जिसका नाम है जीता जागता सुब्रतो बक्सी जी। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग, उन्हीं की अध्यक्षता में हमारी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी लाया जाती है, चाहे वो जितने भी लोकसभा हो, विधानसभा हो, कॉर्पोरेशन हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, ग्राम पंचायत हो, पंचायत हो, जितने भी इलेक्शन उन्हीं के सदर, उन्हीं के छत्र छाया में लड़ी जाती है। आने वाले नितिन जी को हम बहुत बढ़िया छत्र छाया में टीएमसी लड़ रही है। पिछले 3 टेन्योर तो आई है ममता दीदी, इस बार क्या होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी बहुत एक्साइटेड है, बीजेपी बहुत एक्साइटेड है, अलग अलग फैक्टर्स पर काम करने की बात कर रही है। देखिए, अभी हम दोनों अपने मित्रों को सुन रहे थे और अभी किसी ने कहा कि हमारे अध्यक्ष ये हैं, तो पहली बार उनका नाम सुने। हम तो सोचे थे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, दोनों बनर्जी के बाद किसी चैटर्जी को मैं जानता भी नहीं हूँ।
लेकिन पता चला इनका कोई अध्यक्ष है। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद हम लोग का ज्ञान करने के लिए। अब मैं आता हूं दूसरे मुद्दे पे। बार बार ज्ञानेश कुमार जी को टारगेट बनाया जाता है। देखिए क्या है कि जो पार्टी हमेशा इलेक्शन कमीशन को अपनी जेब में लेके घूमती हो, चाहे वो MS गिल साहब हो या पवन चावला साहब हो, जो इनके हिसाब से पार्टी का नेतृत्व करते थे, हिसाब से अपनी पार्टी को चलाते थे, हिसाब से इलेक्शन कराते थे। आपको याद होगा 1991 में जब राजीव गांधी साहब की हत्या हो गई थी तो इलेक्शन कमीशन ने क्या वो इलेक्शन ही कैंसिल कर दिया था। ये कौन सा कानून है भैया? अब उस पर नहीं जाते हैं। सिंपल सी बात है, दुनिया में, इस देश में रिटायरमेंट की एज 60 साल है और राहुल गांधी 56 के हो, 4 साल बाद रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन अभी वो युवा है। 83 साल का नेता युवा है, लेकिन 45 साल का अगर व्यक्ति, कायस्थ व्यक्ति जो अल्पसंख्यक है, मेरे नजर में हिंदुओं में एक अल्पसंख्यक है, वो व्यक्ति अध्यक्ष बनता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। क्योंकि प्रश्न चिन्ह इसलिए उठ रहा है क्योंकि 45 साल का आपका 56 साल वाला कुछ नहीं कर पा रहा है। ये बताइए परिवारवाद पोखरियाल जी क्या होता है कि मेरा बेटा पैदा होता ही अध्यक्ष बनना चाहिए, राष्ट्रपति बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये बताइए नितिन नवीन के पिताजी नेता थे तो क्या सीधे मंत्री बन गए? विधायक बने, फिर मंत्री बने, फिर उसने काम किया, फिर प्रूफ किया, फिर जाके बने। समस्या क्या है, लोगों को अपनी परिवारवादी पार्टियों को समझ नहीं आ रहा कि परिवारवाद क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है। जब परिभाषा में खोट होगा ना, इस तरह के भाषण, इस तरह की बातें आएंगी। तो कृपा करके अगर वोट चोरी की भी बात कर रहे हैं तो इलेक्शन साहब आप बताइए ना, 10 सेकंड खत्म कर रहा हूं। बिहार में इलेक्शन हुआ, अगर आपको वोट चोरी तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? आपके नेता हाइड्रोजन बम फोड़े थे और ऐसा सुतली बम निकला था कि बस दूसरे दिन सारे न्यूज़पेपर ने बता दिया। नहीं, मैंने सवाल पूछा संजय दा, मैं जान रहा हूँ ये सारी चीजें और इसलिए तो मैंने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, मैंने डॉक्टर राहुल जी मेरे साथ बैठते हैं, बहुत शानदार व्यक्ति है, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी। मैंने उनसे बोला कि राहुल गांधी इज माय रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन। आप बार बार कह रहे हैं वोट चोरी, लेकिन उसकी आगे की लड़ाई क्या? कोमल जी प्लीज मुझे यहाँ से बता दीजिए, नितिन नवीन जी का चेहरा, कायस्थ फैक्टर, और उनके पिताजी का भी नाम इसी डिबेट में आपने सुन लिया। आप मुझे बता दीजिए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ साधने का मन बना चुकी है इन शॉर्ट? देखिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि नितिन नवीन जो है वो ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और इसको हम पूरे आश्वस्त होकर के इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर में अब जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लगा है, दूसरी तरफ JP नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं उनका कटआउट, तो तीसरा जो कटआउट लगा है वो नितिन नवीन जो है उनका कटआउट लगा है और मंच सारा तैयार हो चुका है, तैयारियां हो चुकी हैं। तो ये तो इस बात के लिए पुख्ता है कि नामांकन किसी और ने नहीं किया, घोषणा कल नितिन नवीन के नाम की होने वाली है। अब यहाँ से पार्टी जो है ये संदेश दे रही है कि काफी बड़े बदलाव जो है वो संगठन में, पार्टी में करने जा रही है। इसके अलावा सरकार में भी बदलाव होंगे, ये भी जो है काफी जानकारी है वो आ रही है। लेकिन इसके साथ ही पार्टी अब पूरी तरह से पश्चिम बंगाल पर फोकस करेगी और नितिन नवीन को इसमें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। उनकी अहम जिम्मेदारी होगी पार्टी को वहां पर किस तरीके से और उठाना है, क्योंकि बिहार जो है, बिहार में एक अच्छी जीत जो है वो पार्टी ने हासिल की है और बिहार से ही नितिन नवीन आते हैं। बिल्कुल, आपने बिहार का जिक्र किया, मैं इसी फैक्टर को लेकर आदित्य के पास हुआ था। आदित्य, मेरे मन में भी जैसी कोमल जी ने बिहार का जिक्र किया, मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बिहार से जो ये आंधी उठी है ना, ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, सीधा सीधा उनके इंडिकेशंस थे बंगाल। बिल्कुल रोहित, देखो जिस तरह से बिहार में जीत मिली, वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा और रिकॉर्ड सीटें जीत करके भाजपा वहां पर आई हुई है। उसके बाद BMC में भी जीत हुई और प्रधानमंत्री ने असम में बोला हुआ है कि विश्व की सबसे पसंदीदा, सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है और युवाओं का रुझान भाजपा के साथ में है। तो एक युवा अध्यक्ष बना करके उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके साफ मैसेज दिया है और उसके बाद युवा वोटों को लुभाने की एक कोशिश रहेगी भाजपा की। भाजपा की अपनी एक जो भी निर्णय होते हैं वो बहुत स्ट्रेटजी के तहत होते हैं, उसी स्ट्रेटजी के तहत इनको बनाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब सबसे बड़ा चैलेंज नितिन नवीन के सामने पश्चिम बंगाल होगा, क्योंकि उसी से सारी उम्मीदें हैं। और इसके बाद थोड़ी बहुत उम्मीद तमिलनाडु से भी है कि वहां पर भी भाजपा हो सकता है कि अलायंस के साथ में सत्ता पा जाए। जी डन, ओके। अनुरोध जी जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। अनुरोध जी, मैंने बात की, अभी हमारे पैनलिस्ट थे कांग्रेस के डॉक्टर राहुल जी, उन्होंने कहा कि JP नड्डा ने क्या कुछ किया, टेन्योर क्या किया, इनका हाल भी JP नड्डा जैसा हो जाएगा। मैंने उनको बोला, मैंने कहा JP नड्डा जी का टेन्योर तो बहुत शानदार है, आम चुनाव जिताए, असेंबली इलेक्शंस जिताए, बहुत सारे चुनाव जिताए, अच्छा रहा, सक्सेसफुल करियर इसको कह सकते हैं, सक्सेसफुल टेन्योर इसको कहा जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, बीजेपी चुनाव थोड़ी लड़ रही है, लड़ाई तो ज्ञानेश जी लड़ रहे हैं, लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लड़ रही है। ये नैरेटिव बर्स्ट कर पाएंगे आप?
देखिए रोहित भाई, है क्या कि कांग्रेस को सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछा गया बेंगलोर में कि भाई कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में जो चल रहा, आप कुछ बताइए क्या है, क्योंकि प्रियांक खड़गे तो उनके बेटे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा देखिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये आला कमान तय करेगा। आला कमान कौन है? दो ही लोग ताला लगाते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। अगर ये तीनों गांधी नाम चले गए तो कांग्रेस का मामला जीरो हो जाएगा। ये है वहां का परिवारवाद। दूसरी चीज है कि कांग्रेस को चिढ़ क्यों है? कांग्रेस को चिढ़ इसलिए है, हम लोग युवा मोर्चा में थे तो राहुल गांधी जी को देखते थे 2012-13 में क्लीन सेव घूमा करते थे कुर्ता पजामा पहन के। उसके बाद 14 में आए तो जनेऊ डाल लिए, दत्तात्रेय गोत्र, मतलब पहला नेता ऐसा दुनिया में देखा होगा जो अपना मतलब हिंदुस्तान में जो अपना गोत्र बता रहा, दत्तात्रेय ब्राह्मण गोत्र बताने लग गए। उसके बाद में पता चला जब उससे भी काम नहीं चला तो उन्होंने सद्दाम हुसैन जैसी दाढ़ी रखा के टी शर्ट पहन लिया। तो जाहिर सी बात जो सीनियर सिटीजन यूथ है, अब वो 45 साल के व्यक्ति के सामने वो सीनियर सिटीजन यूथ जो 56 साल, वो कैसे काउंटर करेगा? ये सबसे बड़ी इनको दिक्कत है। दूसरी चीज ये है कि बार-बार अनिरुद्ध भाई, आप लोग इतना शानदार काम कर रहे हैं, इतना जीत के आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो कहती भी है कि हम बहुत विनम्र हैं। ये राहुल जी की तुलना आप कहाँ सद्दाम हुसैन से कर रहे हैं? अच्छा थोड़ी लगता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। मैं तो बता रहा हूँ कैसे कैसे रूप इन्होंने धारण किया, जो मैंने उनके रास्ते को देखा। नहीं तो एग्जाम्पल अच्छे हो सकते हैं अनिरुद्ध भाई, और वेरी इंटेलेक्चुअल भाई। अब अच्छा टीएमसी की बात आती है, टीएमसी ने क्या किया कि ममता बनर्जी, उसके बाद अभिषेक बनर्जी, तीसरा उसका कोई एनर्जी ही नहीं है। तो देख लीजिए भ्रष्टाचार की परिणति क्या होती है सनातन धर्म में। गया में लोग पिंडदान करते हैं, फिर गंगा सागर में ले जाके परिणति कर देते हैं। तो वही भ्रष्टाचार की परिणति पश्चिम बंगाल में होने वाली है। वहां पे पश्चिम बंगाल में जो हालत बना दिया भ्रष्टाचार और घुसपैठिया दो का जो हालत बना दिया है, तो वहाँ नवीन युग आने वाला है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन कांग्रेस को एक चीज है, कांग्रेस को बार-बार डॉक्टर राहुल प्लीज कंक्लूड। हाँ जी, बिहार में चुनाव हुआ, शायद आप ही ने पूछा था, किसी ने पूछा कि 45 दिन के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। जब इंदिरा गांधी जी का आरोप लगा तो राजनारायण जी कहाँ गए थे? कोर्ट का सारा। मैं तो बार बार कांग्रेस से ये पूछ रहा हूँ, मैं बार बार कांग्रेस से यही तो पूछ रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, जैसे प्राइम मिनिस्टर इज माय प्राइम मिनिस्टर, वैसे राहुल गांधी इज माय एलओपी। मेरे मुद्दे उठाएं, इसके आगे क्या कर रहे हैं? राहुल जी मुझे इसका जवाब दे ही नहीं रहे। राहुल जी चलिए कोई बात नहीं, राहुल जी आप मुझे ये बता दीजिए, चलिए संगठनात्मक तौर पर आप ही की पार्टी के बड़े चेहरों में शुमार दिग्विजय सिंह एक फोटो पोस्ट कर देते हैं, वो कहते हैं कि सीखना चाहिए संगठन के गुण कैसे होने चाहिए। आपको नहीं लगता कि अगर अच्छी चीजें तो सीख लेनी चाहिए? फायदा किसको? कांग्रेस को। नहीं देखिए, जिस तरीके से अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, जिन शब्दों का उपयोग कर रहे थे, और आपने भी उस पर आपत्ति जाहिर करी, तो भाजपा के प्रवक्ताओं से आप क्या अपेक्षा करेंगे? जब प्रधानमंत्री जो इनका जो सर्वमान्य नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब वो मुजरा मुसलमान की बात करते हो सार्वजनिक मंचों से, तो भाजपा के प्रवक्ताओं से भाषा शैली का क्या इस पर आपकी टिप्पणी का कोई मैं तो मानता हूँ कि कुछ बनती हुई थी, तो इनकी तहजीब इस तरीके की है। देखिए आज नितिन, हम उम्मीद करेंगे, आप कैसे काउंटर करेंगे? अरे भाई मैंने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया। आप मुझे मालूम है कि आप इस तरीके से इंटरप्ट करके चीजों को डाइवर्ट करना चाहेंगे। आज देखिए नितिन नवीन जी जो भाजपा के नियुक्त अध्यक्ष है, हम उस नियुक्त अध्यक्ष को आज ही बधाई देते हैं, क्योंकि वो तो आज ही बन चुके थे। जिस दिन वो कार्यकारी अध्यक्ष थे उस दिन भी बन चुके थे। सब पूरा देश जानता था कि यही अध्यक्ष बनेंगे। इनकी चुनावी प्रक्रिया किसी तरीके की कोई फॉलो नहीं की जाती। हम उम्मीद करते हैं नितिन नवीन साहब से कि वो चाइना पर देश को जवाब देंगे, ट्रंप के ऊपर जवाब देंगे। बिल्कुल जवाब देना चाहिए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमें भी मौका दीजिए, कांग्रेस से कुछ अच्छी चीजें निकले, हमें भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने का मौका दीजिए राहुल जी। आई एम गोइंग ओवर, लेकिन 30 सेकंड संजय राणा प्लीज 30 सेकंड में कंक्लूड कीजिएगा। नितिन नवीन, भारतीय जनता पार्टी मिशन 2026, हाउ डू यू सी दिस सर? रोहित भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नया नवीन उत्तरगण होगा, कहीं ना कहीं एक नया भारतीय जनता पार्टी आपको दिखेगी। और ये नया जो चेहरा बना है, जो नितिन नवीन के रूप में हम सबको मिला है या भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा उसके अंदर क्षमता थी। एक युवा है, बार बार लोग जेनजी की बात करें, जेनजी क्या है? जेनजी भी इस देश का नागरिक है, जेनजी भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और पढ़े लिखे व्यक्ति को पसंद करता है। मैं तो अपने सबसे बड़े एलओपी को भी पसंद करता हूँ, एलओपी बार बार रोहित भाई मतलब कभी इंडिया में तो रहते नहीं, जब भी हम मिलना चाहते हैं वो भाग करके कहीं संजय जी
संजय जी हम चाहते हैं गोइंग वो ओवर, Gen Z के लेकिन रूप आपके में जो हमारे पॉइंट्स थे वो निकल कर आ गए। भारतीय जनता पार्टी का ये नवीन अध्याय शुरू हो गया और यहाँ पर सिर्फ अध्यक्ष चुनने की बात नहीं है, यहाँ पर जो जनरेशन शिफ्ट की बात है वो सब समझ ही रहे हैं। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राहुल थैंक यू सो मच, और अनिरुद्ध भाई थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल, थैंक यू सो मच। फिलहाल 5 की पड़ताल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।